तो नमस्कार भाइयों, आज हम वापस आ चुके हैं अपने चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में। और आज हम कर रहे होंगे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 10। तो लेक्चर नंबर 10 का आज हमारा टॉपिक होने वाला है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। पीएच का इम्पोर्टेंस एवरीडे लाइफ में क्या है, आज हम इस बारे में डेप्थ में जाके डिस्कस कर रहे होंगे। और इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड 5 सब टॉपिक्स हैं जो कि मैंने ये लिख रखे हैं पॉइंट्स बना के। हम इन सब टॉपिक्स को एक एक करके बारी बारी से डिस्कस कर रहे होंगे इस पूरे लेक्चर में। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का लेक्चर। तो पहला सब टॉपिक क्या है, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। क्या प्लांट्स और एनिमल्स पीएच सेंसिटिव होते हैं? तो मैं कहूँगा हाँ होते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही पीएच सेंसिटिव होते हैं। चलो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी सरवाइव कर सकती है 7 से लेके 7.8 पीएच तक। ह्यूमन बॉडी का सर्वाइवल पॉसिबल है 7.0 से लेके 7.8 के पीएच के बीच में। अगर पीएच इससे कम ज़्यादा होता है, इस रेंज से थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा होता है, तो सर्वाइवल होने में थोड़ी दर्दनाक सी स्थिति हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारा जो ब्लड है, ब्लड का पीएच 7.35 से लेके 7.45 तक होना चाहिए। ठीक है, ब्लड का जो पीएच है 7.35 से लेके 7.45 तक होना चाहिए। अगर पीएच 7.35 से कम होता है या पीएच 7.45 से ज़्यादा होता है तो हमें कोई बीमारी होने का चांस होता है। ठीक है, अब वो बीमारी कौन कौन सी होती हैं, किस तरह होती हैं, ये सब आप लोग खुद एक बार सर्च करना इसके बारे में। ठीक है, गूगल में जाके सर्च करना कि किस टाइप की बीमारियां होती हैं अगर हमारे ब्लड का पीएच 7.35 से कम हो जाता है या हमारे ब्लड का पीएच 7.45 से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, बाकी आप यहाँ एक चीज़ और नोट कर लो कि 7.4 जो है वो हमारे ब्लड का आइडियल पीएच होता है। मतलब ये बिल्कुल बेस्ट पीएच होता है हमारे ब्लड के लिए। ठीक है, आइडियल का मतलब समझते हो ना, जैसे एकलव्य शिष्य स्टूडेंट बिल्कुल आइडियल स्टूडेंट थे। ठीक है, श्रवण कुमार बिल्कुल आइडियल पुत्र थे, वैसे ही ये आइडियल पीएच है, बिल्कुल परफेक्ट, ऑलमोस्ट परफेक्ट पीएच ये हमारे ब्लड के लिए होता है। ठीक है, अगर 7.35 से 7.4 के बीच में होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या 7.4 से लेके 7.45 तक होता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये वाला पीएच 7.4 वाला पीएच बिल्कुल एग्जैक्ट बेस्ट रहेगा हमारे ब्लड के लिए। ठीक है, तो ये आइडियल पीएच होता है हमारे ब्लड के लिए। ठीक है, बहुत सिंपल सी बातें हैं अभी तो, और सिंपल ही टॉपिक है ये पूरा। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं इस टॉपिक में। अब मैं दूसरी बात करूंगा एक्वेटिक लाइफ के बारे में। एक्वेटिक लाइफ के बारे में ध्यान से सुनना। आपने जरूर सुना होगा एसिड रेन करके एक वर्ड, जब आप 7th-8th क्लास में पढ़ रहे थे, या जब आप 7th-8th क्लास में पढ़े थे तब आपने जरूर ये 2 वर्ड सुने होंगे, एसिड रेन। एसिड रेन का मतलब क्या है कि जब रेन वाटर का पीएच जब कम हो जाता है 5.6 से, तब हम कहते हैं कि एसिड रेन हो रही है। और सोच के देखो, एसिड रेन जब गिरेगी धरती पे तो धरती में बहुत सारी नदियां भी होंगी, उन नदियों में ये एसिड रेन गिरेगा। ठीक है, जो नदी का पानी है उसे भी एसिडिक बनाएगा, और अगर नदी का पानी एसिडिक बनेगा तो जो एक्वेटिक लाइफ है, ठीक है, मछलियां वगैरह जो रह रही हैं, ऑक्टोपस वगैरह जो रह रहे हैं नदी में या समुद्र में, उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि ह्यूमन बॉडी पीएच सेंसिटिव होती है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी किस पीएच रेंज में सर्वाइव करती है, 7.0 से लेके 7.8 तक के पीएच में। और जो हमारा ब्लड होता है, हमारे ब्लड का पीएच 7.35 से लेके 7.45 तक होना चाहिए, और 7.4 आइडियल पीएच होता है, यानी कि हमारा ब्लड भी पीएच सेंसिटिव है। और जहां तक बात करूं मैं एक्वेटिक लाइफ की, यानी कि मछलियों वगैरह की, तो ये भी पीएच सेंसिटिव होती हैं।
अगर एसिड रेन गिर जाता है, एसिड रेन गिर जाता है तो नदी का पानी भी एसिडिक हो जाएगा और ये इनकी एक्वेटिक लाइफ को या फिश वगैरह की लाइफ को प्रभावित करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो भी पीएच सेंसिटिव होती है। ठीक है, या जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं वो भी पीएच सेंसिटिव होते हैं, उनको भी एक पीएच की वैल्यू, अगर नदी का या समुद्र का एक पीएच का वैल्यू मेंटेन होके रहता है ना, तभी वो सरवाइव कर पाते हैं, नहीं तो उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया हमारा फर्स्ट सब टॉपिक। अब हम दूसरे सब टॉपिक पे आते हैं। व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड। हमारे बैकयार्ड में जो सॉइल है उसका पीएच क्या होगा। ठीक है, हम यहाँ पे एक एक्टिविटी भी परफॉर्म कर रहे होंगे, वो एक्टिविटी कौन सी है, एक्टिविटी 2.12। अच्छा, एक्टिविटी 2.12 परफॉर्म करने का पर्पस क्या है। ये एक्टिविटी परफॉर्म करने का पर्पस ये है कि हम पता लगा सकें कि किस रेंज का जो पीएच होता है, किस रेंज का पीएच प्लांट्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, मिट्टी का किस रेंज का पीएच प्लांट्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, क्योंकि प्लांट्स भी उसी मिट्टी में उगते हैं जिस मिट्टी का एक पीएच मेंटेन्ड है। अब वो हमें पीएच वैल्यू नहीं पता, वो पीएच वैल्यू पता लगाने के लिए ही हम एक्टिविटी 2.12 परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात। एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, प्लांट्स उसी सॉइल में उगेंगे जिस सॉइल का एक पर्टिकुलर पीएच मेंटेन हो रखा होगा। अगर पीएच उस पर्टिकुलर लिमिट से कम है या ज्यादा है तो वहां प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। और वो कौन सा पीएच रेंज है जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सुइटेबल है, वो पीएच रेंज पता लगाने के लिए ही हम ये एक्टिविटी करेंगे। और अगर हम ये एक्टिविटी एक बड़े स्केल पे करते हैं तो हम पूरी रेंज, बिल्कुल एग्जैक्ट रेंज पीएच की पता लगा लेंगे कि किस पीएच में प्लांट्स उगेंगे। ठीक है, या हम किसका पीएच, किसके पीएच की बात कर रहा हूं मैं, सॉइल के पीएच की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम दो जगह से सॉइल लेंगे। ठीक है, हम दो लोकेशंस पे जाएंगे, लोकेशन 1 और ये क्या है, ये लोकेशन 2। ठीक है, अब सीन क्या है कि लोकेशन 1 में हमने बहुत सारे प्लांट्स लगाने की कोशिश करी। लोकेशन 1 में हमने बहुत सारे प्लांट्स लगाने की कोशिश करी, लेकिन कोई भी प्लांट्स उग ही नहीं पाते। उनको हम पानी डालते हैं, धूप भी लग रही होती है उनमें, लेकिन वो प्लांट्स ज्यादा ग्रोथ शो नहीं कर पाते। तो ये है लोकेशन 1। अच्छा, अब लोकेशन 2 में हम जो भी प्लांट लगाते हैं वो प्लांट अच्छे से ग्रोथ शो करते हैं, अच्छे से उग के बड़े हो जाते हैं। तो ये है हमारी लोकेशन 2। हम क्या करेंगे, हम 2 ग्राम सॉइल लोकेशन 1 से लेंगे और 2 ग्राम सॉइल लोकेशन 2 से लेंगे। फिर इसके बाद हम 2 टेस्ट ट्यूब्स लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब ये रहा, एक टेस्ट ट्यूब ये रहा, और दोनों में ये 2-2 ग्राम सॉइल डालेंगे। इस वाले टेस्ट ट्यूब में ये वाला 2 ग्राम सॉइल, इस वाले टेस्ट ट्यूब में ये वाला 2 ग्राम सॉइल डाल दिया। ठीक है, डाल दिया, सॉइल डाल दिया। उसके बाद हम इन्हीं टेस्ट ट्यूब में 5 मिलीलीटर पानी डाल देंगे, 5 मिलीलीटर पानी डाल देंगे दोनों टेस्ट ट्यूब्स में। और फिर हम इन दोनों ही टेस्ट ट्यूब्स को अच्छे से शेक कर लेंगे ताकि ये सॉइल और वाटर अच्छे से मिक्स हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद देखना अब हम क्या करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम दोनों ही टेस्ट ट्यूब से फिल्ट्रेट को अलग कर लेंगे, जो रेजिड्यू और फिल्ट्रेट है उन दोनों को अलग कर लेंगे। ठीक है, मतलब कुल मिला के, ये जो मैं ज़्यादा अंग्रेजी का यूज कर रहा हूँ, छान लेंगे हम जो पानी है, पानी को अलग निकाल देंगे दूसरे टेस्ट ट्यूब्स में, और जो नीचे सॉइल है वो सॉइल को अलग करके फेंक देंगे। ठीक है, उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब देखो ध्यान से, ये पानी भरा हुआ है 5 मिलीलीटर और यहाँ पे बहुत सारा क्या है, सॉइल है,
और तो मैंने क्या करा, मैंने एक फिल्टर पेपर ले लिया और नीचे टेस्ट ट्यूब रखा। अब मैंने इस वाले टेस्ट ट्यूब को इसके ऊपर ले जाके पलट दिया, मतलब इसके अंदर का जितना मटेरियल है वो सब मैंने इसके अंदर डाल दिया और ऊपर रख दिया मैंने एक फिल्टर पेपर। तो ये पूरा जो पानी है, ये पूरा पानी अच्छे से छन गया। तो अब ध्यान से देखना, छान लिया जब हमने, और जो छना हुआ पानी आया है हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट, उसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं। तो ये है मेरा लोकेशन 1 का टेस्ट ट्यूब और ये है मेरा लोकेशन 2 का टेस्ट ट्यूब। मतलब लोकेशन 2 का टेस्ट ट्यूब जिसमें सिर्फ पानी है, हम जो रेजिड्यू है, जो मिट्टी थी, वो हम अलग करके उसको हमने साइड में फेंक दिया। ठीक है, फेंक दिया उसको हमने। हमारे पास अब इसमें सिर्फ पानी है। अब हम क्या करते हैं, हम एक यूनिवर्सल इंडिकेटर लेते हैं। अब आप लोग सोचेंगे भैया ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, तो अभी मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूं। यूनिवर्सल इंडिकेटर की एक डेफिनेशन सुनो, ध्यान से सुनना। दिस इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर मिक्सचर है सेवरल इंडिकेटर्स का। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसेंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन ए सॉल्यूशन। हाइड्रोजन आयंस के डिफरेंट कंसेंट्रेशन पे यूनिवर्सल इंडिकेटर डिफरेंट कलर्स शो करता है। अच्छा, हाइड्रोजन आयंस का डिफरेंट कंसेंट्रेशन होना मतलब एसिडिक प्रॉपर्टी, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ में चेंज आना। क्योंकि अगर कंसेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस चेंज होगा, ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी चेंज होगी। क्योंकि किसी भी एसिड के पास एसिडिक प्रॉपर्टीज होती हैं H+ आयन के कारण। ये सारी बातें हम लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से कर चुके हैं। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो आप लास्ट लेक्चर जाके देखो, ठीक है। तो यानी कि H+ आयन के कारण ही किसी एसिड के पास उसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो कंसेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस का मतलब है एसिडिक प्रॉपर्टीज। और जैसे जैसे एसिडिक प्रॉपर्टीज चेंज होंगी तो यूनिवर्सल इंडिकेटर अपना कलर भी चेंज कर रहा होगा। मैं आपको इसका एक रेफरेंस देता हूँ। एनसीईआरटी में फिगर नंबर 2.7 आप लोग जरूर देखना, और उसके ऊपर एक एक्टिविटी होगी छोटी सी, उसको भी एक बार जरूर रीड करना। बहुत सिंपल एक्टिविटी है, आपको आसानी से समझ में आ रही होगी। और अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर देखना चाहते हो तो फिगर नंबर 2.7 को रेफर करना। और वैसे मैंने आपको एक छोटी सी डेफिनेशन तो बता ही दी है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है वो मिक्सचर होता है सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स का। समझ पा रहे हो, यूनिवर्सल इंडिकेटर एक मिक्सचर होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम यहां पे इस तरफ हम यूनिवर्सल इंडिकेटर को बीच में से डिवाइड कर देंगे थोड़ा, और यूनिवर्सल इंडिकेटर के इस तरफ मैं लोकेशन 1 वाला जो पानी है उसे डालूंगा, और फिर मैं लोकेशन 2 वाला पानी इस तरफ डालूंगा। तो जब मैं इन दोनों पानियों को इस तरफ और इस तरफ डालूंगा तो मुझे इन दोनों वाटर्स का जो एग्जैक्ट पीएच है मुझे उसका पता लग जाएगा। ठीक है, इन दोनों पानियों का जो एग्जैक्ट पीएच है मुझे उसका पता लग जाएगा। अच्छा, अभी आप लोगों को एक बात पता थी कि लोकेशन 1 में मैंने जितने भी पौधे लगाए उनमें से कोई भी पौधा उग ही नहीं पा रहा था, लेकिन लोकेशन 2 में मैंने जो भी पौधा लगाया था वो बढ़िया उग रहा था। उसको मैंने पानी वानी दिया, सिंचाई करी, उसकी धूप वूप लग रही थी उस पौधे में, और वो बढ़िया सरपट उगा, बिल्कुल मस्त उगा। तो यानी कि मुझे इससे ये बात समझ में आती है कि जो भी पीएच यूनिवर्सल इंडिकेटर इस तरफ शो करेगा, ये वाला पीएच जो होगा ये बिल्कुल परफेक्ट पीएच होगा प्लांट्स के ग्रोथ के लिए। ठीक है, और पीएच किसका? सॉइल का पीएच। यहां हम सॉइल के पीएच की बात कर रहे हैं, यहां ये बात आप लोग अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, हम सॉइल को हालांकि अलग कर चुके हैं, लेकिन सॉइल मिल तो गया है ना पानी में, सॉइल मिक्स तो हो गया है ना पानी में। हमने वो तो रेजिड्यू निकाल के बाहर अलग करा था, हमें तो पीएच निकालने से मतलब है, इस कारण हमने सॉइल का रेजिड्यू निकाल के अलग करा और फिर पीएच इस प्रकार मेजर कर लिया। अच्छा, अब हम
इस तरह बहुत सारे लोकेशंस पे जाएंगे जहाँ पे हमारे प्लांट्स नहीं उग पा रहे हैं और कहीं पे उग रहे हैं। इस तरह बहुत सारे लोकेशंस पे जाएंगे, लोकेशन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और हर जगह जाके हम यही वाली एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, यही सेम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। तो हमें वो एग्जैक्ट पीएच का रेंज पता लग जाएगा, ठीक है, हमें वो एग्जैक्ट पीएच का रेंज पता लग जाएगा जो कि सॉइल का होना चाहिए, जो कि सुइटेबल होगा प्लांट्स के ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स भी पीएच सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। अगर एक परफेक्ट वैल्यू होगी सॉइल के पीएच की तो प्लांट बढ़िया तरीके से उगेगा। अब वो परफेक्ट वैल्यू निकालने के लिए ही हम ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है, या वो रेंज ऑफ पीएच वैल्यू जिसमें प्लांट्स बढ़िया तरीके से उग रहे होंगे, वो निकालने के लिए ही हम एक्टिविटी 2.12 परफॉर्म कर रहे थे और हमने अच्छे से कर ली। आशा करता हूँ आपको ये एक्टिविटी अच्छे से समझ आ गई होगी। हम और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड सब टॉपिक की, पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अगर मैं बात करूं डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो यार ध्यान से एक बात सुनना, हमारा जो स्टमक होता है वो प्रोड्यूस करता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है ताकि वो हमारे खाने को डाइजेस्ट कर सके। अच्छा, आप लोग सोचोगे भैया अगर स्टमक HCl प्रोड्यूस करता है तब तो हमारे स्टमक को जल जाना चाहिए था, क्योंकि आप तो यही बोलते हो ना कि HCl बहुत खतरनाक होता है, वो जला देता है हमारी स्किन को। तो मैं कहूँगा यार कि स्टमक इस हिसाब से HCl प्रोड्यूस करता है कि वो हमारे स्टमक को या किडनी को डैमेज ना कर पाए, ठीक है, एक हिसाब से वो प्रोड्यूस कर रहा होता है HCl। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें इनडाइजेशन हो जाता है, कई बार हमारा खाना पच नहीं पाता, इस कारण हमारा स्टमक ज्यादा HCl प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है, ज्यादा HCl प्रोड्यूस कर देता है, और ज्यादा HCl प्रोड्यूस करने के कारण ही हमें हमारे पेट में जलन महसूस होती है और उसे हम एसिडिटी कहते हैं। कई बार आपने सुना होगा एसिडिटी हो गई, इनोलो, ठीक है, सुना होगा कई बार आप एड्स में। तो वो यही होता है, इनडाइजेशन होने के कारण कुछ ज़्यादा ही अमाउंट में HCl प्रोड्यूस हो जाता है, और वो ज़्यादा अमाउंट का जो HCl जो प्रोड्यूस होता है वो बर्निंग पैदा करता है हमारे स्टमक में, और उसे हम एसिडिटी कहते हैं। अच्छा, अब इस एसिडिटी को मिटाने के लिए हम लेते हैं इनो, ठीक है, और जो वो इनो होता है वो इनो बना होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का बना हुआ होता है वो इनो। और कई बार हम एक सिरप भी लेते हैं एसिडिटी को दूर भगाने के लिए, और वो सिरप जो होती है वो भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की ही बनी होती है, और उस सिरप को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, उसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हमारा स्टमक HCl प्रोड्यूस करता है ताकि हमारा खाना जो है बर्न हो जाए और बर्न होके डाइजेस्ट हो। तो आशा करता हूँ आपको ये तीसरा सब टॉपिक भी आ गया होगा समझ में, बहुत सिंपल था। अच्छा, अब हम चलते हैं हमारे चौथे सब टॉपिक पे, जो कि है pH चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। pH का चेंज कॉज ऑफ टूथ डिके का, अगर pH में चेंज होता है तो टूथ डिके होता है। अच्छा चलो, इसको भी हम अच्छे से समझते हैं। हमारे जो दांत होते हैं, जो टूथ, ये बने होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट से, कैल्शियम फॉस्फेट से। अच्छा, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे भैया कि कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला भी बता दो ना। मैं कहूँगा यार सर्च करो, आप लोग ढूंढो। मैं तो कहूँगा एक बार आप सोच के देखो कि कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, और अगर नहीं सोच पा रहे हो तो नेट में सर्च करो, थोड़ा खुद भी मेहनत करो, मेहनत करोगे तभी आगे बढ़ोगे। तो टूथ जो हमारे बने होते हैं वो कैल्शियम
फॉस्फेट की हेल्प से बने हुए होते हैं और कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं टूथ। इस कारण ये हमारे बॉडी में स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होते हैं, हमारे बॉडी के ये स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होते हैं। लेकिन ये भी डिके हो सकते हैं, मतलब कैल्शियम फॉस्फेट भी डिके हो जाता है अगर हमारे मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाए। पीएच माउथ, अगर हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाए तो जो हमारे टूथ हैं, जो हमारे दांत हैं, जो कि बने हुए हैं कैल्शियम फॉस्फेट से, ये भी डिके होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम हो कैसे जाता है? तो यार ध्यान से देखो, होता ये है कि हम खाते हैं खाना, दांतों की हेल्प से हम अपना खाना चबा रहे होते हैं और कुछ फूड मटेरियल हमारे दांतों में रह जाता है, ठीक है, हमें पता नहीं लग पाता लेकिन रह जाता है हमारे दांतों में कुछ फूड मटेरियल। अब जब वो फूड मटेरियल एंड शुगर ये जब डिग्रेड होते हैं, तो ये डिग्रेड होके एसिड बना रहे होते हैं, ठीक है, एसिड बना रहे होते हैं या एसिडिक हो जाते हैं। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे भैया इनको डिग्रेड कौन करता है? यार हमारे माउथ में बैक्टीरिया होते हैं बहुत सारे, वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो डिग्रेड कर देते हैं फूड मटेरियल्स, बचे हुए फूड मटेरियल्स और शुगर को, जो हमारे मुंह में रह जाता है खाना खाने के बाद। वो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो इसे डिग्रेड कर देते हैं और एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं या उसी फूड मटेरियल को एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। और क्योंकि वो हमारे माउथ को मतलब हमारे माउथ में जो फूड था बचा हुआ उसे एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, इस कारण हमारा जो टूथ है वो डिग्रेड या डिके होना शुरू हो जाता है, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो डिके होना शुरू हो जाता है। और हमारे दांतों को डिके होने से बचाने के लिए हम रोज सुबह उठ के ब्रश कर रहे होते हैं पेस्ट की हेल्प से। अच्छा, अब जो ये पेस्ट होता है, पेस्ट बना हुआ होता है, जो पेस्ट होता है उसमें होता है क्या? बेस। ये जो सारे बैक्टीरिया हैं, इन बैक्टीरिया ने फूड मटेरियल और शुगर को डिग्रेड करके एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसीलिए हम सुबह सुबह उठ के ब्रश करते हैं और जो हम पेस्ट लगाते हैं वो पेस्ट होता है बेसिक इन नेचर, ताकि ये बैक्टीरिया इन्होंने जो फूड को एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट करा और हम यहाँ से पेस्ट लगाते हैं जो कि बेसिक इन नेचर होता है और ये दोनों आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। पता है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसीलिए हम ब्रश कर रहे होते हैं और जो पेस्ट यूज करते हैं वो पेस्ट बेसिक इन नेचर होता है। ये बात आप लोग अच्छे से नोट कर लेना। तो आशा करता हूँ आपको ये पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। हालांकि ये इतने आसान पॉइंट्स हैं कि आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो भी आपको ये अच्छे से समझ में आ ही जाएगा, लेकिन मैंने तब भी एक बार करवा दिया ताकि एक सेंस ऑफ कंप्लीशन हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट क्या है? सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। अच्छा, अरे होता क्या है कि कई बार मधुमक्खी ने हमें जरूर काटा होगा, मुझे तो काटा है यार। तो जब मधुमक्खी काट लेती है तो काफी ज्यादा जलन हो रही होती है, मतलब जिस भी जगह पे मधुमक्खी काट के जाती है हमें उस जगह पे काफी ज्यादा जलन हो रही होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका जो बाइट होता है वो बाइट उसका एसिडिक इन नेचर होता है और हमारे ब्लड का पीएच क्या होता है? हमारे ब्लड का पीएच होता है 7 मान लो हमारे ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। अच्छा, 7.4 होता है, 7 से ज्यादा होता है, इसका क्या मतलब है कि हमारा ब्लड भी थोड़ा सा बेसिक इन नेचर है, ठीक है। मान लो हमारे ब्लड का पीएच 7.4 है जो कि आइडियल पीएच है ब्लड के लिए, यही हमारे ब्लड का पीएच था। तो
हमारा ब्लड थोड़ा सा बेसिक इन नेचर है। अच्छा, अब जो मधुमक्खी जो काटती है या जो बी हमें काट के जाती है, उसका जो बाइट होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। मतलब उसका पीएच कितना होता है? लेस देन 7 7 से कम होता है उसकी बाइट का पीएच। इस कारण हमें वहां जलन महसूस होती है उस जगह पे जहां पे उस बी ने हमें काट लिया। तो हम क्या करते हैं, हम तुरंत उस जगह पे बेकिंग सोडा अप्लाई करते हैं, जो हमारे घरों में आमतौर पे पाया जाता है। ठीक है, हम उसी जगह पे हाथों हाथ बेकिंग सोडा लगा लेते हैं। क्यों लगाते हैं बेकिंग सोडा? क्योंकि बेकिंग सोडा जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, बेसिक इन नेचर होता है बेकिंग सोडा। और जो बी ने हमें काटा जिस पर्टिकुलर जगह पे, उसने उस जगह को एसिडिक बना दिया। उसी जगह पे हम बेकिंग सोडा लगाएंगे जो कि बेसिक इन नेचर है, तो ये दोनों आपस में न्यूट्रलाइज कर लेंगे और वो जो जलन हो रही थी वो जलन खत्म हो रही होगी। ठीक है, तो यही चल रहा होता है, यही हिसाब होता है। तो आशा करता हूँ आपको ये पांचों सब पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल पॉइंट्स हैं, अगर आप एनसीईआरटी खोल के पढ़ लेंगे तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। लेकिन ये वाला जो पॉइंट था, ये सेकंड वाला, व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड, जिसमें एक्टिविटी 2.12 है, ये थोड़ा सा शायद आपके लिए मुश्किल हो सकता था, शायद, वो भी मैं कह रहा हूँ। अगर आप इसे भी ढंग से पढ़ोगे तो आपको आ ही जाएगा समझ में। और बाकी बचे हुए ये चारों पॉइंट्स तो ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ये आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी बातें हम कर रहे होंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।